हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम अपने अगले कड़ी में हम आपको कम्युनिकेशन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। आइए कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं। आप जब संचार को पढ़ते हैं मित्रों, संचार कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, या इसी को कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण, जब कभी भी आपको कम्युनिकेशन दिखे तो आप ये जान लीजिएगा कि हमसे संचार या संप्रेषण की बात पूछी जा रही है। संचार या संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल को कहते हैं हिंदी में शाब्दिक, क्या कहते हैं, शाब्दिक संचार कहते हैं, और इसको कहते हैं अशाब्दिक संचार। इसको क्या कहेंगे, अशाब्दिक संचार। दो प्रकार के संचार का आपने वर्गीकरण देखा है मित्रों, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक ओरल है, एक रिटन है। ओरल को कहते हैं मौखिक, मौखिक कहते हैं, और रिटन को कहते हैं लिखित संचार। अब देखिए मित्रों, इन सब संचार को मैंने आपको बात किया है पिछली क्लास में। ये बताया गया है कि यहाँ पर मौखिक संचार जो होता है, मौखिक संचार ये संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होता है, सबसे सशक्त माध्यम होता है। ऐसा क्यों है मित्रों? क्योंकि इसमें समय की बचत होती है, या शार्ट होता है, या दूसरे व्यक्ति तक जिसको आप सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं उसके तक आसानी से पहुंच जाता है। अगला है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कोई व्यक्ति लिख करके या बोल करके सूचना नहीं देता है, बल्कि इसको शारीरिक हाव भाव या भाव भंगिमा से संचार किया जाता है। जैसे हाथ हिलाना, चेहरे का मुस्कुराहट, चेहरे की भाव भंगिमा के आधार पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। इसके दो तीन जो है प्रकार है, चार। एक काइनेसिक्स है, प्रोक्सेमिक्स है, क्रोनोमिक्स है, हैप्टिक्स है, और पैरेललोग्राम है। इन सब संचार को मैंने एक एक करके बताया है मित्रों। जैसे अब देखिए, जो काइनेसिक्स है इसको कहते हैं कायिक संप्रेषण। कायिक संप्रेषण कहते हैं। कायिक संप्रेषण में आप देखते हैं कि शारीरिक भाव भंगिमा, शारीरिक भाव भंगिमा को देखा जाता है। ठीक, अब देखिए ये है, इसको जो है इसमें समय की बात होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कालिक संप्रेषण कहते हैं। कालिक संप्रेषण कहते हैं। यदि आ जाएगा कि कालिक संप्रेषण किसका उदाहरण है तो आप बताओगे कि यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, उदाहरण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। प्रोक्सेमिक्स क्या है, कालिक संप्रेषण का एक प्रकार है जो नॉन वर्बल के टाइप में आता है। क्रोनोमिक्स का क्या मतलब होता है मित्रों? क्रोनोमिक्स ऐसा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है जिसमें व्यक्ति समय को धन मानता है। वह समय को धन मानता है और समय को किसी प्रकार से वह खर्च नहीं करना चाहता है। या विकसित और विकासशील देशों को ध्यान में रख करके दो प्रकार से बांटा गया है, एक मोनोक्रोनोमिक्स है, एक पॉलीक्रोनोमिक्स है। मोनोक्रोनोमिक्स जो है विकसित देशों में होता है,
इनके पास संसाधन का अभाव नहीं होता। ये किसी भी काम को करते हैं तो एक ही काम को करते हैं और उस प्रकार से काम को कर पाते हैं और अपनी गति को आगे कर पाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश के लोग होते हैं उनमें दक्षता की कमी होती है, संसाधन का अभाव होता है, इसलिए वह एक काम पर फोकस ना होकर हुए कई काम पर फोकस होते हैं और अपने काम का निष्पादन कर नहीं पाते हैं और वे असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार हैप्टिक्स है और पैरा लैंग्वेज है। आइए आगे चलते हैं। इसमें देखिए संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर यहाँ पर फिर प्रवाह के आधार पर, फिर औपचारिकता और अनौपचारिकता के आधार पर। यदि आपसे पूछे कोई कि संचार कितने प्रकार का होता है तो आप बताओगे कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? एक माध्यम का आधार होगा, एक प्रवाह के आधार पर होगा, एक औपचारिकता एवं अनौपचारिकता के आधार पर होगा। तो जो माध्यम के आधार पर होगा उसमें 2 हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वर्बल पढ़ेंगे या लिख सकते हैं, मौखिक पढ़ सकते हैं आप, मौखिक, और एक क्या पढ़ेंगे? लिखित पढ़ेंगे। ये भी 2 प्रकार से बढ़ जाएगा और एक सिंबॉलिक पढ़ लेंगे। ठीक, प्रवाह के आधार पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल। प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है मित्रों? 3 प्रकार का होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन जिसे ऊर्ध्व संचार कहते हैं, ऊर्ध्व संचार कहते हैं। ऊर्ध्व संचार 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब एक किस तरीके से होगा? ये देखिए, ये संचार है, यहाँ पर एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। यहाँ पर बास ऊपर बैठा रहेगा और नीचे सब कर्मचारी शीर्षस्थ रहेंगे यहाँ पर। तो एक अधोगामी है, एक ऊर्ध्वगामी है। तो ये भी 2 प्रकार का होगा। एक अधोगामी है और एक क्या है? ऊर्ध्वगामी है। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा विस्तृत बताऊंगा कि ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन या संचार या अधोगामी संचार क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से। एक मोटी बात यह जान लीजिए कि जब अधोगामी संचार होगा तो किसी संगठन का, किसी कंपनी का व्यक्ति जो ऊपर वाला होगा, शीर्षस्थ अधिकारी होगा, वह एक हायरार्की में, पद सोपानिक क्रिया में निचले वाले व्यक्ति को संचार करेगा, उसे कहेंगे अधोगामी संचार। और दूसरा जो है ऊर्ध्वगामी, इसमें निचला व्यक्ति जो नीचे का कर्मचारी है वह अपने बास तक जो है करेगा संचार, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे ऊर्ध्वगामी संचार या अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक, अब एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है मित्रों कि इसमें इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, एक निकटस्थ कर्मचारी एक दूसरे से क्या करेंगे? संवाद करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तो वहां पर कम्युनिकेशन होगा। इसके बारे में भी मैं विस्तृत बताऊंगा। ठीक, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आरेखीय संचार। इसको क्षैतिज कहते हैं मित्रों। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरेखी कहते हैं। ये आरेखी संचार है। क्या है? आरेखी संचार है। अब देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जब कोई शीर्षस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थों से सूचना ना लेकर के किसी भी व्यक्ति से एट रैंडमली सूचना ले और हायरार्की को ब्रेक करके, यानी पद सोपानिक क्रिया को, जो पद सोपान का क्रम होता है उसको भंग करके कोई शीर्षस्थ कर्मचारी, अधिकारी सूचना को प्राप्त करता है, उसको आरेखीय संचार या डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। औपचारिकता के आधार पर और अनौपचारिकता के आधार पर यह बेस्ड ऑन कंडीशन है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो मित्रों, आपको ये जो बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है
आप एकदम सरलता से इसको जाने कि संचार कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे 3 प्रकार का। अगला व्यक्ति आपसे तुरंत प्रश्न करेगा कि बताइए कौन कौन से, तो आप बताओगे एक माध्यम के आधार पर, और एक बताओगे प्रवाह के आधार पर, और एक बताओगे कि औपचारिकता के आधार पर या मीडियम के आधार पर है। ठीक है, अब आपको मैं आगे ले चलता हूं। आइए देखिए, ये ओरल कम्युनिकेशन है जिसे हम कहते हैं मौखिक संचार। अभी मैंने आपको मौखिक संचार के बारे में बताया, उसी के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मौखिक संचार को मैंने कहा कि जब मौखिक संचार आप मित्रों पढ़ते हैं तो यह जो है मौखिक संचार, यह कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सशक्त तरीका है संचार। ठीक है, जब कोई संदेश या सूचना मुख से उच्चारण करके प्रेषित की जाती है तो उसको मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार का मतलब यह होता है मित्रों कि आप अपनी सूचना को, आप अपने मन के भाव को बोल करके किसी भी दूसरे व्यक्ति को या जन समूह को आप बता रहे हो तो उसको मौखिक संचार कहते हैं मित्रों। अब लिखा है कि यह संदेश भेजने का प्रमुख माध्यम है। यह संदेश भेजने का क्या है? प्रमुख माध्यम है, यानी कह सकते हैं कि यह संदेश भेजने का सबसे क्या है? सशक्त माध्यम है मित्रों। जैसे एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल इसका दिया हुआ मित्रों, यह एग्जाम्पल है। आप इस प्रकार के संचार को कहाँ देखते हैं? जैसे कोई आदमी, कोई नेता भाषण करता है तो आप उसको मौखिक संचार के अंतर्गत रखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखेंगे। क्यों? क्योंकि नेता मुख से बोल रहा है, अपने भावों को, अपनी योजनाओं को बता रहा है, सरकार की उपलब्धियों को बता रहा है मित्रों। ठीक है, वह सरकार की उपलब्धियों को बता करके आपको अपने से कनेक्ट कर रहा है, अपने सरकार के प्रति आपको आकर्षित कर रहा है कि अगले चुनाव में आप उसको वोट करें जिससे पुनः उसकी सरकार बने। इसलिए जब कहीं भी राजनीतिक भाषण होगा या किसी प्रकार का भाषण होगा, वह मौखिक संचार का क्या होगा? उदाहरण होगा मित्रों। दूसरा है समूह चर्चा। समूह में कोई चर्चा होती है तो वहां पर 8-10 लोग मित्रों बैठते हैं और बैठ करके एक दूसरे से क्या करते हैं? बातें करते हैं। जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो मुख से बातें करते हैं मित्रों, और जब मुख से कोई बात होती है तो वह मौखिक संचार का क्या है? उदाहरण है। वार्तालाप में आप देखते हैं कि जब 2-4 व्यक्ति बात करते हैं, बतियाते हैं, कहीं पर बैठ करके बात करेंगे तो वह भी मौखिक संचार का क्या है? उदाहरण है। अगला है अफवाह फैलाना। अफवाह फैलाना का मतलब जब 2-4 व्यक्ति गांव के या किसी भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो झूठी बातों को इस प्रकार से इधर उधर फैलाते हैं, एक दूसरे से बातें करके, उसको कहते हैं अफवाह का फैलाना। और अफवाह का फैलाना भी मुख से ही होता है मित्रों, इसलिए यह भी आपका मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक, आइए फिर अंगूरी लता। यह अंगूरी लता है, यह कोई लता बेल नहीं है, यह कोई लता नहीं है, यह एक ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन इसका इंग्लिश शब्द है मित्रों। इसमें लिखित और मौखिक का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि इसमें ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को यह जान नहीं पाता है कि सूचना का स्रोत कौन सा है, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कहते हैं, अंगूरी लता। इसका मतलब है जो सूचना है वह एक दूसरे में उलझी हुई है, अंगूर की लता के समान उलझी हुई है। इसमें सूचना कहाँ से निकली है व्यक्ति उसको खोज नहीं पाता है, इसलिए अंगूरी लता भी मौखिक संचार का उदाहरण मित्रों। यदि आपको एग्जाम में यूपीपीसीएस 2024 में मित्रों यह आ गया कि अंगूरी लता किस प्रकार के संचार का उदाहरण है मित्रों, तो आप क्या बताओगे? मौखिक संचार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अंगूर की जो लता होती है मित्रों ऐसे ऐसे उलझी रहती है, और जब कोई सूचना किसी भी समाज में निकल करके इधर उधर अफवाह के रूप में फैल जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में यह सूचना निकली है वह यह सोचता है कि हम इस सूचना के बारे में किसी तरीके से
का पता कर पाए कि यह सूचना कहाँ से फैली है, तो वह व्यक्ति उसके स्रोत को पता नहीं कर पाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है अंगूरी लता। गति और तीव्र प्रतिपुष्टि इसकी विशेषता है। इसमें गति होती है, बहुत तेज आग की तरह फैलती है, या मौखिक कम्युनिकेशन जो होता है, ओरल कम्युनिकेशन, या आग की तरह फैलता, बहुत तेज, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, इस तरीके से फैलता जाता है। और इसलिए इसमें गति बहुत तेज होती है संचार की। और जब संचार की गति बहुत तेज होती है मित्रों, तो इसमें फीडबैक भी बहुत तेज आता है। मैंने कहा कि मोहन चोर है, मैंने किसी अपने दूसरे व्यक्ति से बताया कि भैया वो फलाने व्यक्ति जो है जिसका नाम मोहन है वह क्या है, चोर है, तो वह दूसरे व्यक्ति से बताएगा कि फला व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि मोहन चोर है। तो इस तरीके से पूरे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में सूचना पहुंचती जाएगी। इसका मतलब है कि फीडबैक इसका बड़ा तेज आता है मित्रों। इसमें और आगे बात लिखी हुई है, इसके द्वारा संचार में तीव्र गति से सुधार लाया जा सकता है। इसमें संचार में क्या किया जा सकता है, तीव्र गति से सुधार भी लाया जा सकता है। यह सूचना चूंकि मौखिक है, या मौखिक है बोल करके, जब मैंने किसी व्यक्ति से कुछ कहा तो वह व्यक्ति जैसे मैंने कहा उसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा, तोड़ मरोड़ करके बताएगा मित्रों। जब तोड़ मरोड़ करके किसी बात को बताया जाएगा तो उस बात की मौलिकता क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है मौखिक संचार जब होगा, ओरल कम्युनिकेशन जब होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में और तीसरे व्यक्ति की तरफ जाएगा, तो उसमें शुद्धता की कमी आएगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बातों को तोड़ मरोड़ करके बताएगा। इसलिए यहाँ पर बात लिखी गई है कि कई लोगों से गुजरने के कारण इसमें क्या आ जाती है मित्रों, विकृति आ जाती है। और जब विकृति आ जाती है तो जो संचार है अपने मूल रूप को क्या करता है, खो देता है मित्रों। ठीक है, जो संचार है अपने मूल रूप को क्या करेगा, खो देगा। इस प्रकार मौखिक संचार पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वह सत्य नहीं होता है। जहां से निकलता वहां तो ठीक है, जब दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को तोड़ मरोड़ करके बताएगा, उसमें चढ़ा बढ़ा करके बताएगा, अतिशयोक्ति का प्रयोग करेगा, जिससे इसकी प्रभाविकता जो है क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन इसका संचार बढ़ता चला जाता है। आइए अगली बात करते हैं। पद सोपानिक क्रम में इस संदेश का सबसे कम प्रयोग होता है। पद सोपानिक क्रम जब होता है, आप देखो जब इस तरीके का होता है पद सोपानिक क्रम, यही है पद सोपानिक क्रम। इसमें इस तरीके का संचार का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर मौखिक संचार नहीं होता, यहाँ पर मौखिक संचार कम होता है, यहाँ पर मौखिक संचार कम होता है। तब क्या होता है, यहाँ पर होता है लिखित संचार, यहाँ पर लिखित संचार होता है। क्यों? क्योंकि पद सोपानिक क्रम में जब मौखिक संचार होगा तो दूसरा अपना उच्चस्थ अधिकारी की बात को, जो निम्नस्थ कर्मचारी है उसके नीचे का अधिकारी है, वह अपने अगले कर्मचारी को या अधिकारी को उसकी बातों को तोड़ मरोड़ करके बताएगा, जिससे संगठन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी मित्रों, और संगठन का जो संरचना है वह गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाएगा, जिससे पद सोपानिक क्रम में मौखिक संचार का प्रयोग कम किया जाता है। पद सोपानिक क्रम में मौखिक संचार का प्रयोग इसीलिए मित्रों क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब देखें, मौखिक संप्रेषण के विभिन्न रूप होते हैं। मौखिक संप्रेषण के विभिन्न रूप होते हैं क्या? भाषण। मौखिक संप्रेषण के विभिन्न रूप में आप देख रहे हैं कि क्या सबसे पहले लिखा है कि भाषण। भाषण जब आदमी देता है, कोई नेता की भाषण देता है, कोई भी व्यक्ति भाषण देता है, तो एक दूसरे को लोग सुनते हैं।
यह मौखिक संचार है क्योंकि मुख से भाषण देता है, लेकिन भाषण में जो फीडबैक होता है मित्रों वह क्या होता है, वह फीडबैक कम होता है। क्या होता है? कम। फीडबैक क्या होता है? कब होता है? एक एक से बात करना है। एक एक से जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मुद्दे सामान्य होंगे। मुद्दे क्या होंगे? सामान्य होंगे और भागीदारी क्या होगी? अधिक होगी। इसमें मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे सामान्य होंगे, सामान्य होंगे होंगे और भागीदारी क्या होगी? अधिक होगी मित्रों, भागीदारी अधिक होगी। मुद्दे समान और भागीदारी क्या? अधिक। कॉन्फ्रेंस, जब हम बात कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, कहा जाता कि आज पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप को सामान्य लोगों से जोड़ना, कॉन्फ्रेंस करना होता है। सामान्य विचार अर्जित करने के लिए किया जाता है कॉन्फ्रेंस। किसके लिए किया जाता है? सामान्य विचार अर्जित करने के लिए। सामान्य विचार अर्जित करने के लिए कॉन्फ्रेंस होता है मित्रों। यदि आपसे कोई पूछे कि आज पीएम सर की क्या है कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो पीएम सर मीडिया बंधुओं से मुखातिब होते हैं और वह क्या करते हैं? सामान्य विचार अर्जित करते हैं मीडिया वालों से। ठीक है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस में अपना ही विचार प्रस्तुत किया जाता है। अगला है मीटिंग। मीटिंग क्यों करते हैं? मान लीजिए मेरी यह कोचिंग है, मैंने अपने टीचर स्टाफ का मीटिंग बुलाया है। मीटिंग कोई क्यों बुलाता है? मीटिंग दोस्तों निर्णय लेने के लिए बुलाई जाती है कि मेरी अमुक संस्था है, मैं इसमें फला कोर्स शुरू करना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो मेरे साथ एकदम तटस्थ रहेंगे, सिलेबस को समय से पूरा करेंगे, इसके लिए आज मीटिंग है मित्रों। तो मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि मीटिंग में क्या किया जाता है, तो मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। अब आइए, अगला है सेमिनार। सेमिनार क्यों किया जाता है? सेमिनार कहते हैं कि आज मेरा सेमिनार है। सेमिनार में प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट होता है वह प्रतिभाग करता है। ठीक है। तो सेमिनार में आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है मित्रों। क्या होता है? आलोचनात्मक मूल्यांकन। मैं यहां लिख देता हूं, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है सेमिनार में। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब हुआ कि हम किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन सबकी जो सब लोग हैं समूह परिचर्चा में सेमिनार में भाग लिए हैं, सबके अपने अपने तर्क के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे किसी अमुक विषय वस्तु का। ठीक है। तो उसको कहते हैं सेमिनार। सामूहिक परिचर्चा में एक मत प्राप्त करने के लिए इसमें भी फीडबैक क्या होता है? कम होता है और समय कम, फीडबैक सुलभ होता है। इसमें समूह परिचर्चा में यह समय कम और फीडबैक जो है सुविधा युक्त होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण के विभिन्न रूप हैं। मौखिक संप्रेषण का विभिन्न रूप में मैंने देखा कि भाषण कोई नेता देता है, नेता का फीडबैक कम होता है, उसकी बातों को बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग विश्वास करते हैं। एक से एक बात करना, तो जब एक से एक बात करोगे तो मुद्दे सामान्य होंगे, भागीदारी इसमें अधिक होगी, बहुत ज्यादा लोगों के पास आप जाओगे। जैसे आप देखते हो कि माहौल क्या है, एक टीवी पर कार्यक्रम आता है कि माहौल क्या है, उसमें है राजीव रंजन जी, वो जाते हैं एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, एक व्यक्ति से पूछते हैं, तो इसका मतलब है एक से बात या क्या करते हैं? बात करते हैं। जो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है
मुद्दे क्या होंगे? सामान्य बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, सामान्य मुद्दे हैं। ऐसा जानने के लिए उनको अधिक से अधिक लोगों को क्या करना पड़ेगा मित्रों? अटेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा कि भागीदारी क्या होती है? अधिक होती है। अगला है कॉन्फ्रेंस, सामान्य विचार अर्जित करने के लिए कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अगला मीटिंग है, इसमें निर्णय लेने के लिए मीटिंग की जाती है। सेमिनार, आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए सेमिनार होता है। सामूहिक परिचर्चा, समय कम, फीडबैक सुविधायुक्त होता है। ये सब बातें आपने देखी, जानी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिटन कम्युनिकेशन में, लिखित संचार में क्या होता है मित्रों? लिखित संचार में क्या होता है? सूचना प्रतीकों या शब्दों के माध्यम से दी जाती है। लिखित, अब देखिए लिखने की बात आ गई तो आप प्रतीक बनाओगे या शब्द से क्या करोगे? लिखोगे। इस माध्यम से क्या करोगे? सूचना दोगे। इस माध्यम से क्या करेंगे? हम सूचना देंगे। ठीक, इसका जब आप लिख करके कोई सूचना दोगे मित्रों तो इसका रिकॉर्ड बन जाएगा, और जब रिकॉर्ड बन जाएगा तो कहीं पर संदेह की स्थिति जब आएगी तो उस रिकॉर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लिखित संचार का प्रयोग रिकॉर्ड के रूप में भी हो रहा है। ठीक, जब आप किसी सिंबल या शब्द के द्वारा संचार करोगे तो इसका रिकॉर्ड बन जाएगा, और रिकॉर्ड बन जाएगा तो जहां पर संदेह की स्थिति आएगी आप कहोगे कि सर मैंने ये बात नहीं कहा था। आप ही कहोगे सर जी आपने पढ़ाया था, तो मैं कह दूंगा कहाँ पढ़ाए थे हम। तो आप इसको दिखा दोगे। जब इसको दिखा दोगे तो एक रिकॉर्ड है ना, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो यही रिकॉर्ड है। यह एक रिकॉर्ड बन जा रहा है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जब रिकॉर्ड बन जाएगा तो संदेह की स्थिति में आप इसको मुझे दिखा सकते हो या किसी को दिखा सकते हो। कार्यालयी महत्व तो इसका अधिक है। जब रिकॉर्ड कहाँ होता है? कार्यालय में होता है, इसलिए कार्यालयी महत्व तो इसका क्या है? अधिक है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, मान लीजिए यूपीपीसीएस 2024 में पूछ ले कि किस प्रकार के संप्रेषण का कार्यालयी महत्व सबसे ज्यादा है, तो आप बताओगे लिखित संचार का कार्यालयी महत्व सबसे अधिक है। इसका फीडबैक कम मिलता है, और जानते ही हो जिस चीज का फीडबैक कम मिलता है उसकी प्रभाविकता क्या होती है? कम होती है। ये हमें अंडरस्टूड है, इसको हमको जानना ही चाहिए। आइए ये देखिए छठा बात लिखा है, लिखित संचार के प्रमुख तत्व। देखिए मैंने कहा कि लिखित संचार एक कार्यालयी आदेश होता है। क्यों लिखित संचार ऐसा कार्यालयी आदेश होता है? क्योंकि जब हम लिख करके कोई देते हैं तो वह एक रिकॉर्ड बन जाता है, और जहां पर संदेह की स्थिति आती है कार्यालय में उसको हम दिखा सकते हैं। इसलिए लिखित संचार कार्यालयी आदेश के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण संचार है। नोटिस, बुलेटिन, फैक्स, त्वरित सूचना, सोशल नेटवर्किंग, ये सभी जो है वह लिखित संचार के प्रमुख रूप हैं। इसको आपको याद रखना है। आपको दे देगा कि लिखित संचार के प्रमुख रूप कौन है? बुलेटिन, फैक्स, त्वरित। अगला दे देगा भाव भंगिमा। तो आप समझ जाओगे, इसमें पूछेगा कौन नहीं है तो आप बताओगे भाव भंगिमा। यही आपको ऑप्शन में मिल सकता है मित्रों। आइए देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप आ रहे हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार, ये आप अशाब्दिक संचार है मित्रों। इसमें लिखा है कि शारीरिक हाव भाव, मौन, शारीरिक मुद्रा और चेहरे की अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो काइनेसिक्स, जिसको कायिक कहते हैं, इसमें कायिक भाषा आएगी, कायिक संचार आएगा, जिसमें हम शारीरिक भाव भंगिमा को दर्शाएंगे। ठीक, आइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मौन भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई बोलता नहीं, बल्कि अपने शरीर के, अपने मन की बातों को अपने चेहरे पर लाता है। जैसे कोई क्रोध करता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। जब लाल हो जाता है तो आदमी, अगला व्यक्ति समझ जाता है इसको बोलने लायक भैया ठीक नहीं है, इसको गुस्सा आ गया है, इससे कुछ मांगेंगे तो या देगा नहीं बल्कि डांट देगा, और समझ जाएंगे तो आप उससे बात नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं होंगे बल्कि हट जाएंगे।
तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, मौन भाषा कहते हैं। लिखित और मौखिक संप्रेषण के साथ यदि नॉन वर्बल संचार को शामिल कर लिया जाता है तो यह कम्युनिकेशन और प्रभावी बना देता है मित्रों। या एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि जब लिखित और मौखिक संप्रेषण को एक साथ शामिल कर लिया जाता है तो कम्युनिकेशन प्रभावी हो जाता है कि अप्रभावी, तो प्रभावी लगाना है, अप्रभावी नहीं। ठीक है, आइए अगली बात है प्रतीकात्मक संचार। प्रतीकात्मक संचार का मतलब है कि संकेत या प्रतीक के द्वारा संचार करना। तो जैसे गर्दन कोई हिलाता है तो वह व्यक्ति ये बताता है कि हम गर्दन ऐसे हिला दिया तो नहीं, यदि ऐसे कर दिया तो हाँ। यानी गर्दन हिला करके कोई भी व्यक्ति जब सहमति या असहमति को दर्शाता है, बताता है, तो वह इस प्रकार का संकेत प्रतीकात्मक संचार का वह क्या है, उदाहरण है। जैसे होठों पर तर्जनी उंगली रख देता है जब कोई व्यक्ति, तो आप ये समझ जाते हो कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, चुप रहने की बात कर रहा है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। टेलीफोन, यह एग्जाम में आया हुआ कि टेलीफोन किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो उसका उत्तर होगा यांत्रिक संप्रेषण। संबंधों की संरचना संगठन से संबंधित है। संबंधों की संरचना किससे संबंधित है, तो संगठन से संबंधित है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि संबंधों की संरचना किस प्रकार के संचार से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन होगा संगठनात्मक संचार से संबंधित है। ठीक, ये देखिए, यह भी एग्जाम में आया हुआ मित्रों, किसी संगठन के संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह अनुप्रस्थ संप्रेषण का क्या है, उदाहरण है। यह भी एग्जाम में आया हुआ है मित्रों, यह भी कहाँ आया हुआ है, एग्जाम में। लघु समूह संप्रेषण में यदि आएगा कि लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व की भूमिका की क्या होती है, उत्पन्न होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि लघु समूह संप्रेषण में किस प्रकार की भूमिका की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन में होगा नेतृत्व की भूमिका, लीडरशिप की भूमिका। तो उसी पर आप क्या करोगे, टिक करोगे मित्रों। ठीक है, तो उसी पर आप टिक करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।